नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। फिर से मैं हाजिर हूं आपके सामने। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और हम डिस्कस कर रहे हैं जीएस और जीके का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो अब जो भी विद्यार्थी हैं जो पहली बार देख रहे हैं क्लास को, उनके लिए बता दूं मैं कि ये पूरी प्लेलिस्ट आपकी चैनल पर अवेलेबल है। आप पीछे की जो क्लासेस हो चुकी हैं उन्हें भी बहुत अच्छे से देख सकते हैं। हम बारी बारी से ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जो डिफरेंट एग्जाम्स में और खासकर आपके एग्जाम में जो पूछे गए हैं इतने पिछले सालों में। ठीक है, तो उन्हीं पर आधारित ये प्रैक्टिस सेट है। तो इससे दो फायदे हैं आपको। एक तो पिछले साल के प्रश्न पत्र सॉल्व करने का मौका है आपके सामने, और दूसरा हर प्रश्न के साथ जो एक्स्ट्रा जानकारी आपको दी जाती है वो कहीं ना कहीं काम आएगी जब आप उनसे रिलेटेड दूसरे प्रश्न एग्जाम में देखेंगे। तो ये जानकारी उन क्वेश्चंस का आंसर देने में बहुत ही मददगार साबित होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। सवाल है आपके सामने, सवाल आपके सामने है 1857 के विद्रोह में किसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माना जाता है? यहां क्या होगा? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माना जाता है। तो भाई देखो, 1857 की जो क्रांति शुरू हुई तो उसमें से नाना साहेब ने भी भाग लिया। 1857 की क्रांति में नाना साहेब ने भी भाग लिया और बहादुर शाह जफर ने भी दिल्ली से साथ दिया, रानी लक्ष्मीबाई ने भी साथ दिया, है ना। तो यानी कि ये तीनों ही व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ व भारतीय लोगों के पक्ष से ये इन्होंने अपनी अपनी जगह मोर्चा संभाला। ठीक है, तो नाना साहेब, बहादुर शाह जफर और रानी लक्ष्मीबाई। तो यहां बहादुर शाह जफर को तो आप जानते हैं, इनसे थोड़ा खास हो जाते हैं। ये क्यों? क्योंकि ये जो है मुगल शासक थे, ये मुगल शासक थे उस समय। अब बात यह है कि ये मुगल शासक थे तो अंग्रेजों के खिलाफ होके क्यों लड़ रहे थे? तो बात कुछ ऐसी थी कि अंग्रेजों ने ये डिक्लेयर कर दिया था, अंग्रेजों ने ये घोषणा कर दी थी कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक होंगे, इसके बाद मुगलों में से कोई शासक नहीं बनेगा। अब ये बात इन्हें बुरी लग गई तो ये अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, और अंग्रेजों के खिलाफ हो गए और भारतीय लोगों का साथ देकर ये जो है अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति की लड़ाई में सीना तान के खड़े हो गए। बहादुर शाह जफर ने दिल्ली से साथ दिया, बहादुर शाह जफर ने दिल्ली से साथ दिया। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई अपना झांसी और ग्वालियर वाला जो एरिया है वहां से लड़ी रही थी। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब ये जो 1857 की क्रांति है उसका ओरिजिन कहां से हुआ? तो उसकी शुरुआत मेरठ से हुई। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? मेरठ से हुई। और इसमें मंगल पांडे का अहम रोल है, आपने पढ़ाई होगा। मंगल पांडे, तो जो चर्बी वाले कारतूस थे, सुअर और गाय की चर्बी से बने कारतूस, वो रॉयल एनफील्ड नाम की राइफल में मुंह से छीलकर उसमें डालने पड़ते थे, फिर चलाना पड़ता था। तो मुंह से छीलना उनको सही नहीं लगा क्योंकि उससे उसका धर्म भ्रष्ट हो रहा है। गाय की चर्बी मिली हुई है, इससे जो है हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट हो रहा है। सुअर की चर्बी मिली हुई है, इससे मुस्लिम कम्युनिटी का धर्म भ्रष्ट हो रहा है। तो इसलिए इसका विरोध किया और मंगल पांडे थोड़ा ज्यादा हाइपर हो गए और उन्होंने कांड कर दिया वहां पे। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये ध्यान रखिए, 1857 की क्रांति के विद्रोह में तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन था? तो भैया सभी थे ये। ठीक है, याद रखेंगे ये। आगे, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो आपका स्वदेशी मूवमेंट है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? बता दो भाई, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना, ब्रिटिशर्स का जो सामान है उसको हम अपनाएंगे नहीं, बहिष्कार, बाइकआउट करेंगे। दूसरा, भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देना, भारत में बनी हुई चीजों को आगे करना, उनको बढ़ावा देना, यह भी उद्देश्य था। रिवाइव इंडियन इंडस्ट्रीज, भारतीय उद्योगों को पुनर्जीवित करना। भारतीय उद्योग, जो छोटे छोटे उद्योग थे, लघु उद्योग है ना, हथकरघा उद्योग, इनको द्वारा से जीवित करना, इनको खत्म कर दिया गया था मोस्टली, है ना।
तो इनको दोबारा से रिवाइव करना, दोबारा से उठाना, जिससे ये लोगों को रोजगार दे पाए। तो स्वदेशी आंदोलन के ये तीनों ही उद्देश्य थे। ब्रिटिश सामान का बहिष्कार करना और इंडिया में बने सामान को प्रोत्साहित करना और भारतीय उद्योगों को दोबारा से खड़ा करना। तो ये डी आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन क्यों हुआ था? 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के गठन के पीछे कारण क्या थे? 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के गठन के कारण के क्या कारण थे? तो पहला, टू अपोज द इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध करने के लिए इसका गठन किया गया था क्या? या दूसरा, मुस्लिम राजनीतिक अधिकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, टू रिप्रेजेंट मुस्लिम पॉलिटिकल राइट। सी, टू डिमांड पाकिस्तान, पाकिस्तान की मांग करने के लिए। और डी, नन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 13वें का आंसर फटाफट से बता दो। तो ध्यान रखना भाई, 1906 में जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी का फॉर्मेशन किया गया था, उसका अल्टीमेट उद्देश्य ये था, मुस्लिमों का रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में। जिन्ना इससे संबंधित है, मोहम्मद अली जिन्ना। बाद में उन्होंने ये भी डिमांड कर दी कि हमें मुस्लिम लोगों के लिए एक अलग देश चाहिए जिसे हम पाकिस्तान कहेंगे। तो पाकिस्तान की भी डिमांड की उन्होंने। इसी डिमांड के चलते उन्होंने क्रिप्स मिशन का बहिष्कार किया, है ना। और बाद में जब कैबिनेट मिशन आया भारत में, बाद में जब कैबिनेट मिशन आया, तो कैबिनेट मिशन ये 1942 में रिजेक्ट कर दिया था। फिर कैबिनेट मिशन आया 1-1.5 साल बाद, तो कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा बनाने की सिफारिश की। संविधान सभा गठन हुआ कैबिनेट मिशन के आधार पर। तो यहाँ क्रिप्स प्रपोजल का भी जिन्ना ने विरोध किया था, क्योंकि यहाँ वो डिमांड कर रहे थे पाकिस्तान बनाने की। और मेन उद्देश्य क्या था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का? शुरुआती उद्देश्य यही था कि मुस्लिमों का रिप्रेजेंटेशन चाह रहे थे राजनीति में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ये बी आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे देखें, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? बता दो भाई, आसान सवाल है ये तो। चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। फोर्स्ड इंडिगो कल्टीवेशन, सॉल्ट टैक्स, लैंड रेवेन्यू इश्यूज, पार्टीशन ऑफ बंगाल। चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? जबरदस्ती नील की खेती करवाने से संबंधित है, या नमक पर टैक्स लगाने से संबंधित है, या भूमि राजस्व का इशू था, या बंगाल के विभाजन से संबंधित है? तो देखो भाई, चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी ने इसको सपोर्ट किया। क्या हो रहा था कि चंपारण में किसानों को जबरदस्ती नील की खेती करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। अब किसान नील की खेती करना नहीं चाह रहे थे। तो क्यों नहीं करना चाह रहे थे? तो क्योंकि नील की खेती करने के बाद जो जमीन है, मिट्टी है, उसकी जो फर्टिलिटी है, उत्पादन क्षमता, वो कम हो जाती है, खत्म ही हो जाती है एक तरह से। तो इसलिए किसान नहीं चाह रहे थे। तो इसके विरोध, इन किसानों के साथ में आकर महात्मा गांधी ने जो है चंपारण सत्याग्रह किया, केवल इसलिए नील की खेती को रोकने के लिए। तो फिर अंग्रेज मान गए। फिर उन्होंने रूल नहीं बनाया कि जबरदस्ती करना है, फिर उन्होंने कहा जिसको करना है वो कर सकता है। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह इंडिगो कल्टीवेशन दबाव डालकर करवाने से संबंधित है, ये याद रखेंगे आप। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस कानून के विरोध में हुआ? जलियांवाला बाग, अमृतसर में जो जलियांवाला बाग है, वहां पे एक मास केयर हुआ, एक क्या कहेंगे, नरसंहार कह सकते हैं आप, नरसंहार हुआ। तो वो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ, वो किस कानून के विरोध में हुआ? तो यहां देखो आप, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है, रॉलेट एक्ट, साइमन कमीशन, और उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ। रॉलेट एक्ट जब आया तो उसमें यह कहा गया कि बिना कारण बताए और बिना ट्रायल के गिरफ्तार कर सकते हैं। तो भैया दोस्तों, ये भारतीय लोगों ने कहा ये कौन सी बात हो गई कि मन आ गया तो चाहे जिसको गिरफ्तार कर लोगे ऐसे। तो उसका विरोध में ये क्या है, जलियांवाला जो बाग है अमृतसर में, वहां इकट्ठे हुए थे और भी कारण थे, कुछ फेस्टिवल टाइप का भी था उनका। तो कुल मिला के ये है, भीड़ वहां इकट्ठी हुई। अब जब भीड़ इकट्ठी हुई तो उस समय वहां था जनरल डायर। जनरल डायर अंग्रेजों की तरफ से, जनरल डायर को जब ये लोग इकट्ठे हुए जलियांवाले बाग में, तो जनरल डायर को ये लगा कि ये जो है सरकार के विरोध, सॉरी अंग्रेजों के, ब्रिटिश हुकूमत के विरोध में खड़े हो रहे हैं और कुछ प्लानिंग कर रहे हैं ये। तो जनरल डायर ने जो है अंधाधुंध गोलियां चलवाने का ऑर्डर दे दिया। तो गोलियां चलवाई तो कई लोग मारे गए। तो ये एक नरसंहार हो गया। इसे आप जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। ये अमृतसर में है जलियांवाला बाग, आप घूमने भी जा सकते हैं, देख सकते हैं, वहां पे बहुत सारी चीजें सुरक्षित रूप से रखी गई हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, दूसरा बरडोली सत्याग्रह, तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन और खेड़ा सत्याग्रह। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो सहयोग दिया वो बरदौली सत्याग्रह में दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो सहयोग दिया वो बरदौली सत्याग्रह में दिया, टैक्सेशन को रोकने के लिए। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप। बाकी यहां और बात करें हम, जैसे सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 है ना, गांधी जी के द्वारा। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ठीक है, फिर खेड़ा सत्याग्रह वो उनके विरोध में ही हुआ, अंग्रेजों के विरोध में। आगे 1914 में कोमागाटा मारू घटना कहां घटी? कोमागाटा मारू घटना कहां घटी? 1914 में कोमागाटा मारू घटना कहां घटी? तो ये इंडिया में, कनाडा में, इंग्लैंड में या साउथ दक्षिण अफ्रीका में? तो ध्यान रखना, ये कोमागाटू मारू क्या है? कोमागाटू मारू ये है क्या? कोमागाटा मारू एक जहाज है। कोमागाटा मारू एक जहाज है, शिप है ये। ठीक है, तो इस शिप को कनाडा में प्रवेश करने से रोक दिया गया। कनाडा में प्रवेश करने से रोक दिया, वंचित कर दिया, रोक दिया। तो फिर क्या हुआ, जो प्रवासी भारतीय थे और औपनिवेशिक अधिकारी, उनके बीच में तनाव पैदा हो गया। इसकी वजह से क्या हुआ, जो प्रवासी भारतीय थे, प्रवासी भारतीय, ये प्लस जो औपनिवेशक अधिकारी, अंग्रेजों की तरफ से जो अधिकारी थे, उनके बीच में तनाव उत्पन्न हो गया, है ना। तो ये जो घटना है ये कहां हुई? तो 17वें का आंसर क्या होगा? 17वें का आंसर हो जाएगा बी, कनाडा में। समझ गए? क्लियर? चलो आगे हम बात करें, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व कब किया? When did गांधी लीड द सॉल्ट सत्याग्रह? 1920 से 22, 1928, 1930, 1942। तो ध्यान रखेंगे दोस्त, 1930 में ही गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इसी टाइम चला, है ना। फिर गांधी जी ने क्या किया, नमक सत्याग्रह के लिए वहां नमक कानून तोड़ा, जाके समुद्र के किनारे जाके एक मुट्ठी नमक लिया और नमक का कानून तोड़ा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सरकार जो है, ब्रिटिश हुकूमत, नमक पर भी टैक्स लगा रही थी, नमक पर भी टैक्स लगा रही थी। और फिर जब टैक्स लगा रही थी तो ये कहा गया लोगों के द्वारा कि भाई नमक तो फ्री है, समुद्र से मिल रहा है, नमक तो फ्री है, इस पे किस बात का टैक्स? तो इसी के विरोध में जो है गांधी जी ने 1930 में नमक सत्याग्रह किया। ठीक है, आगे कौन सा अधिनियम प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना करता है, यानी कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी? जो प्रोविंस है इंडिया में, जो प्रोविंस थे, उनको ऑटोनॉमी दे दी जाए, स्वायत्तता दे दी जाए, मतलब सेल्फ
जो है रेगुलेट करने लगे अपने शासन व्यवस्था को। तो ये कौन सा एक्ट दे रहा है, ये कौन सा एक्ट दे रहा है? तो ध्यान रखना, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 आया, उसकी वजह से क्या हुआ, प्रांतीय स्वायत्तता दे दी गई। प्रांतीय स्वायत्तता, जो प्रोविंस थे उनको ऑटोनॉमी दे दी गई। पहले ऑटोनॉमी नहीं थी, बाद में इन्हें ऑटोनॉमी दे दी गई, याद रहेगा। अब बात आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की, यानी कि भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935, इस एक्ट की बात आती है तो ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है। क्यों? क्योंकि इसमें से कई चीजें संविधान में शामिल की गई, संविधान में शामिल की गई, संविधान में शामिल की गई। अब हमसे पूछा भी जाता है, जैसे आप सोचते ही होंगे कि भारत का संविधान इतना बड़ा क्यों है, भारत का जो संविधान है वो इतना बड़ा क्यों है? तो भाई, भारत का जो संविधान है उसके बड़े होने के पीछे ये कारण है कि भारत के संविधान में ज्यादातर चीजें इस एक्ट से ली गई हैं, और ये एक्ट अपने आप में बहुत बड़ा है, ये एक्ट अपने आप में बहुत बड़ा है। तो इसी में से बहुत सी चीजें भारतीय संविधान में ली गई हैं। तो संविधान में चीजें ली गई इससे, और उसके बाद भी हम रुके नहीं हैं, हम इवॉल्व हो रहे हैं, हम रुके नहीं हैं। बहुत सारे संविधान संशोधन हो चुके हैं, आगे भी होते रहेंगे। संविधान संशोधन भी हो चुके हैं, आगे भी होते रहेंगे। तो संविधान जो है बढ़ता ही जा रहा है, कम तो होगा नहीं, बढ़ता ही जा रहा है संविधान। इसलिए भारत का संविधान क्या है, लेंदी है। भारत का संविधान लेंदी है, बहुत बड़ा है। अब यहां देखिए आप, अगर पूछा जाए हमारा संविधान जैसे कि लिखित संविधान है, भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ना। तो सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है? लिखित संविधान, सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है? तो अमेरिका, अमेरिका का लिखित संविधान है ना। सबसे बड़ा संविधान किसका है? सबसे बड़ा संविधान किसका है? तो सबसे बड़ा संविधान है दोस्त भारत का, भारत का है, ठीक है। सबसे पुरानी डेमोक्रेसी किसकी है? सबसे पुराना लोकतंत्र, सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका, और सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे बड़ा लोकतंत्र डेमोक्रेसी भारत। तो ये याद रखना है। अमेरिका में राष्ट्रपति व्यवस्था चलती है, और इंडिया में, भारत में संसदीय व्यवस्था चलती है, संसदीय व्यवस्था चलती है सरकार की। यहां राष्ट्रपति प्रमुख होता है और भारत में संसदीय व्यवस्था है, इसलिए प्रधानमंत्री प्रमुख होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए आप, भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। तो ये तो पता ही होगा आपको, महात्मा गांधी ने, है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। तो नारा भी उन्होंने ही दिया भारत छोड़ो आंदोलन का, तो उसी आधार पर जो है ये आंदोलन की शुरुआत हुई, उसी आधार पर इस आंदोलन की शुरुआत हुई। आपके लिए सवाल है, आपके लिए सवाल पहला, सभी के आंसर देंगे कमेंट करके। दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी, महात्मा गांधी कब भारत लौटे? कब भारत लौटे?
उसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखना। तो ये बता दो आप। दूसरा सवाल है, गांधी जी से संबंधित ये आश्रम है टॉलस्टॉय आश्रम, टॉलस्टॉय आश्रम, ये गांधी जी से संबंधित है। तो आपको बताना है कहां पर है, कहां पर है। तीसरा गांधी से संबंधित है दांडी यात्रा को कंप्लीट करने में कितना समय लगा, कितना समय लगा, इसका आंसर दें आप, पूछे गए सवाल हैं। उसके बाद जो माउंटबेटन प्लान है, माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना किससे संबंधित है, किससे संबंधित, माउंटबेटन योजना किससे संबंधित है। तो 1 2 3 4 चार सवालों के सवालों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में हमें देंगे, और ये जरूरी है देना, ये जरूरी है देना, ठीक है, क्लियर है। तो ये एक बार मैं ऐसे हो जाता हूं साइड से, आप देख लो इसको, इनके जवाब देना आपको जरूरी है, इनके जवाब देना आपको जरूरी है, ठीक है। कोई भी डाउट हुआ करे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दिया करो, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो आपको, और कोशिश की जाएगी आपके जो डाउट्स हैं वो क्लास में शामिल कर लिए जाएं, ठीक है भाई। तो ये सब हमने डिस्कस किए। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और देख लीजिए, एक चीज और देखिए, जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र होते हैं, जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र होते हैं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र वो तीन होते हैं, एक है प्राथमिक क्षेत्र, एक है प्राथमिक क्षेत्र, और दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा है सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। अब यहां पे सवाल आए थे कैसे, सबसे ज्यादा इनकम किस क्षेत्र से होती है, तो सेवा क्षेत्र, सबसे ज्यादा इनकम, सबसे ज्यादा इनकम सेवा क्षेत्र से होती है। और सबसे ज्यादा लेबर किस में काम करती है, यानी कि सबसे ज्यादा लोग किस में काम करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं, काम करते हैं प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक है। ये दो सवाल आपको याद रखने हैं बहुत अच्छे से, ये दो सवाल आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है, याद रहेगा। चलो अब यहां एक और चीज देख लो आप, ये जो तीन क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र प्लस द्वितीयक क्षेत्र प्लस तृतीयक क्षेत्र, इन तीनों से मिलकर ही जीडीपी बनी होती है भारत की, है ना, इन तीनों से मिलकर ही भारत की जीडीपी बनी होती है। क्योंकि जब भारत की जीडीपी कैलकुलेट की जाती है तो प्राथमिक क्षेत्र में कितना उत्पादन हो रहा है, द्वितीयक क्षेत्र में, तृतीयक क्षेत्र में जो अंतिम उत्पादन है वो जीडीपी में काउंट होता है, और फिर जीडीपी के बाद हम राष्ट्रीय आय निकालते हैं, जीडीपी के बाद हम देश की इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय निकालते हैं। और राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करना, राष्ट्रीय आय की गणना, गणना कौन करता है, एनएसओ, कौन करता है गणना, एनएसओ करता है, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, कौन करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। ये किस मंत्रालय के अधीन आता है, एनएसओ किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन,
करंट में मंत्री कौन है? तो मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह। ये मंत्री हैं अभी भारत सरकार में इस मंत्रालय के, मॉस्पी मंत्रालय के। ठीक है, याद रहेगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक रिवीजन करते रहिए। टेक केयर, थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद।